नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कहानी की नहीं, बल्कि इस सवाल की कि कहानियां बनती कैसे हैं। खास तौर पर वो कहानियां जो लगभग 100 साल बाद भी हमारे जहन पर छाई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं H.P. लवक्राफ्ट की द कॉल ऑफ क्थुलू की। तो आज का हमारा मिशन क्या है, ये पता लगाना कि 1920s के एक गुमनाम से लेखक ने एक ऐसा मॉन्स्टर कैसे बना दिया जो आज भी हमारी स्क्रीन पर हमारे सपनों पर कब्जा किए हुए है। इसे समझने के लिए हमें लवक्राफ्ट की डेस्क पर नहीं, बल्कि उनके सपनों में, उनके अखबारों के ढेर में और उनकी पुरानी किताबों की अलमारी में झांकना होगा। सोर्सेज हमें बताते हैं कि डर की एक पूरी नई दुनिया की रेसिपी क्या थी। और ये रेसिपी एक खास किचन में तैयार हुई थी। साल था 1926 और जगह थी प्रोविडेंस, रोड आइलैंड। ये कोई न्यूयॉर्क जैसा हलचल वाला शहर नहीं था। ये एक शांत, पुराना, औपनिवेशिक शहर था, जहां आप सोचिए धुंध भरी रातें, पुरानी पत्थर की इमारतें। एक अजीब सा माहौल। हाँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक माहौल था। और ये माहौल लवक्राफ्ट के काम के लिए एक बैकग्राउंड स्कोर जैसा था। और यहीं से हमें उनके उस कोर आइडिया समझना होगा, जिसे आज हम कॉस्मिक हॉरर कहते हैं। कॉस्मिक हॉरर। हाँ, ये कोई भूत प्रेत या दरवाजे के पीछे छिपे मॉन्स्टर का डर नहीं है। ये इस एहसास का डर है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं हैं, कि अंतरिक्ष में ऐसी शक्तियां हैं जो इतनी विशाल, इतनी पुरानी और इतनी अलग हैं कि उन्हें देख लेना भरी इंसान को पागल कर सकता है। मतलब हमारे होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे वजूद के बेमानी होने का डर। ओके, तो इस पे थोड़ी और बात करते हैं। कॉस्मिक हॉरर, ये सुनने में बहुत बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। एक लेखक के दिमाग में इतना बड़ा आइडिया आता कहाँ से है? ये कोई एक रात में आया सपना तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि इसकी जड़ें 3 बहुत अलग-अलग जगहों पर थी। ये एक कॉकटेल की तरह था और इसका सबसे पहला और सबसे पर्सनल इंग्रेडिएंट था लवक्राफ्ट के अपने सपने। उनके सपने। हाँ, उन्हें बचपन से ही बहुत भयानक और अजीब सपने आते थे। हम इन्हें नाइट टेरर्स कह सकते हैं। ठीक है। ये उनके लिए सिर्फ बुरे सपने नहीं थे, बल्कि उनके सबकॉन्शियस मन की खिड़कियां थीं, जो किसी और ही हकीकत में खुलती थीं। एक मिनट, जब आप कहते हैं भयानक सपने, तो आपका मतलब किस तरह के सपनों से है? क्या वो बस किसी मॉन्स्टर से भागने वाले आम सपने थे? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा अजीब। सोर्सेज बताते हैं कि उनके सपनों में ऐसी शहरें दिखती थीं जिनकी ज्योमेट्री ही समझ के बाहर थी। अच्छा। ऐसी इमारतें जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ती थीं। अंतहीन काले महासागर और उनमें तैरती हुई विशाल अकल्पनीय आकृतियां। ये छवियां इतनी पावरफुल थीं कि उन्होंने लवक्राफ्ट को जिंदगी भर परेशान किया। वो अक्सर अपने दोस्तों को चिट्ठियों में इन सपनों के बारे में लिखते थे और आखिरकार ये सिर्फ उनके लेखन का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि उसकी नींव बन गई। बिल्कुल। तो उनकी कहानियों की दुनिया असल में उनके सपनों की दुनिया का ही एक एक्सटेंशन थी। ये तो हुई पहली बात। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था? दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत ही जमीनी था। अखबार। अखबार। हाँ, लवक्राफ्ट एक न्यूज जंकी थे। वो दुनिया भर के अखबारों से अजीबोगरीब खबरों की कतरनें काट कर रखते थे। सोचिए, 1925 में लवक्राफ्ट बैठे हैं और लुइसियाना के किसी दलदली इलाके में एक अजीब पंथ, एक कल्ट के पकड़े जाने की खबर पढ़ रहे हैं। या अंटार्कटिका में खो गए किसी जहाज की कहानी, या फिर किसी पुरातात्विक खुदाई में मिली एक ऐसी मूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो किसी जानी पहचानी सभ्यता की नहीं लगती। तो उनके लिए ये सिर्फ खबरें नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी अनकही कहानी के टुकड़े थे। जैसे दुनिया उन्हें खुद ही सुराग दे रही हो। एग्जैक्टली। ही उनके लिए इस बात का सबूत था कि हमारी जानी पहचानी दुनिया की सतह के नीचे कुछ बहुत अजीब और पुराना चल रहा है। ये खबरें उनकी कहानियों के लिए कच्चा माल बन गई, जिससे उनकी कहानियां काल्पनिक होते हुए भी सच्ची लगती थी। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प इंग्रेडिएंट, सपने और अखबार। ये तो समझ में आता है, लेकिन स्रोत में एक और बात का जिक्र है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है। प्राचीन पौराणिक कथाएं, मिस्र के देवता, बेबीलोन की कहानियां, इनका एक एलियन मॉन्स्टर से क्या लेना देना? ये कनेक्शन बहुत गहरा है। लवक्राफ्ट पुरानी सभ्यताओं और उनके मिथोस से बहुत प्रभावित थे। उनका तर्क ये था, अगर हजारों साल तक लाखों लोग ज़्यूस, ओसाइरस या दूसरे देवताओं पर पूरी शिद्दत से विश्वास कर सकते थे, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो किसी असली चीज का बिगड़ा हुआ रूप हो? अच्छा। क्या पता वो प्राचीन देवता असल में कुछ और ही थे?
जिन्हें इंसानी दिमाग ने अपनी समझ के हिसाब से भगवान का रूप दे दिया। उन्होंने इस आइडिया को पलट दिया। उन्होंने कहा, व्हाट इफ ब्रह्मांड में कुछ और भी है, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा विशाल, और जिसे हमारी प्रार्थनाओं या हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों चीजों को निजी डरावने सपने, सच्ची खबरों के टुकड़े और पुरानी कथाओं का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन्होंने एक मिक्सी में डाला और द कॉल ऑफ क्थुलू की नींव रखी। हाँ, यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो उनके पास थे, लेकिन एक अच्छे शेफ की तरह उन्हें इन सब को मिला के एक डिश तैयार करनी थी। लवक्राफ्ट ने इन बिखरे हुए विचारों को एक कहानी में कैसे पिरोया? सोर्सेज बताते हैं कि उनका लिखने का तरीका बहुत मेथोडोलॉजिकल था। वो सिर्फ कहानी नहीं लिखते थे, बल्कि एक पूरी दुनिया गढ़ते थे। बिल्कुल, उन्होंने बस पहला पन्ना लिखना शुरू नहीं कर दिया। पहले उन्होंने महीनों तक नोट्स बनाए, किरदारों के नाम, अजीबोगरीब प्रतीक, तारीखें, काल्पनिक किताबों के नाम जैसे नेक्रोनॉमिकॉन, हाँ, और उन कल्ट्स के रीति रिवाजों का पूरा ब्यौरा। वो हर चीज को विश्वसनीय बनाना चाहते थे। लेकिन सबसे रेवोल्यूशनरी चीज थी कहानी का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। ये कहानी सीधी नहीं है। इसमें कोई एक हीरो नहीं है जो मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो लवक्राफ्ट ने जानबूझकर ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को तोड़ा। उन्होंने कहानी को कई परतों में बनाया, जैसे कोई पहेली हो। कहानी हमें सीधे नहीं बताई जाती, वो अलग-अलग दस्तावेजों के जरिए हम तक पहुंचती है। मतलब कहानी शुरू होती है एक प्रोफेसर के शोध पत्रों से, जिनकी हाल ही में रहस्यमयी हालात में मौत हुई है। फिर अचानक हम एक सेंसिटिव आर्टिस्ट के सपनों के बारे में पढ़ने लगते हैं। हाँ, जो अनजाने में क्थुलू की मूर्ति बना रहा है। राइट। उसके बाद एक नाविक की डायरी मिलती है जो एक खोए हुए शहर आर्लिए और वहां हुए भयानक अनुभव को बयां करती है। और आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जो एक पंथ की खौफनाक रस्मों का ब्यौरा देती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे, ये हमें खुद पता लगाना पड़ता है। यही इसकी खासियत है। हर दस्तावेज कहानी का एक छोटा सा अधूरा हिस्सा बताता है, कोई भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये तरीका पढ़ने वाले को एक पैसिव ऑडियंस नहीं बनाता, बल्कि उसे एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में डाल देता है। अच्छा, आप उन बिखरे हुए कागजों को पढ़ रहे हैं और खुद डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आज की फाउंड फुटेज फिल्मों या ट्रू क्राइम पॉडकास्ट जैसा है, जहां हमें सीधे कहानी नहीं बताई जाती, बल्कि सबूतों को देखकर खुद नतीजा निकालना पड़ता है। क्या ये कहना सही होगा? ये एकदम सही एनालॉजी है। लवक्राफ्ट अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने जो 1926 में किया, वही तकनीक आज द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जैसी फिल्में या सीरियल जैसे पॉडकास्ट इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। पढ़ने वाले को सीधे सीधे क्थुलू से नहीं मिलाया जाता, उसे इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर धीरे धीरे उस भयानक सच्चाई का एहसास होता है जो इन सभी घटनाओं के केंद्र में है। हाँ, ये एक जासूसी कहानी जैसा एहसास देता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ अपराधी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सच है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस अनोखे ढांचे की वजह से कहानी इतनी असली क्यों लगती है? आज भी लगभग 100 साल बाद इसे पढ़ने पर एक अजीब सी बेचैनी होती है, जो आजकल की ज्यादातर हॉरर कहानियों में नहीं मिलती। इसकी मुख्य वजह यह है कि लवक्राफ्ट ने इसे एक डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक जांच फाइल की तरह लिखा है। एक इन्वेस्टिगेटिव फाइल। हाँ, उन्होंने जानबूझकर लिटरली फ्लरिशेस यानी साहित्यिक भाषा से परहेज किया। भाषा बहुत सूखी, एकेडमिक और फैक्चुअल रखी गई है। मतलब जैसे हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हों। बिल्कुल। इसमें एकेडमिक लेखों के अंश हैं, पर्सनल डायरी के हिस्से हैं, पुलिस की रिपोर्ट है, अखबारों की कतरनें हैं। ये सब मिलकर एक भ्रम पैदा करते हैं कि ये सब सच में हुआ है, कि ये फिक्शन नहीं है। हाँ, कि हम कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक असली घटना के दस्तावेज पढ़ रहे हैं। इसी वजह से आज भी ये कहानी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होती है, भले ही इसका सब्जेक्ट मैटर पूरी तरह से काल्पनिक हो। और ये तरीका डर को और गहरा बना देता है, क्योंकि ये जंप स्केयर्स पे निर्भर नहीं करता। कोई मॉन्स्टर अलमारी से कूदकर बाहर नहीं आता। नहीं, डर धीरे धीरे आपके अंदर बनता है। ये इस एहसास का डर है कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक है जो हमारी समझ से परे है, और हम उसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतने ही खतरे में पड़ जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल हॉरर अपने चरम पर है। ये जानकारी का डर है, द फियर ऑफ नॉलेज। कहानी का सेंट्रल थीम यही है कि कुछ चीजें इंसान के लिए ना जानना ही बेहतर है।
प्रोफेसर की मौत इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जान गया था। और इस कहानी का असर आज भी कम नहीं हुआ है। इसका प्रभाव पॉप कल्चर पर हर जगह दिखता है, स्टीवन किंग की किताबों से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो तक। फिल्मों में, वीडियो गेम्स में, कॉमिक्स में क्थूलू अब सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकन बन चुका है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्यों 100 साल पुरानी एक कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? जवाब ये है कि लवक्राफ्ट ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, उन्होंने एक पूरी पौराणिक कथा, एक मिथोस की शुरुआत की, जिसे आज हम द क्थूलू माइथोस के नाम से जानते हैं। द क्थूलू माइथोस। हाँ, उन्होंने एक ब्रह्मांड बनाया जिसके अपने नियम, अपने प्राचीन देवता, ग्रेट ओल्ड वंस और अपना एक गहरा भयानक इतिहास था। लेकिन उन्होंने ये सब अकेले तो नहीं किया है ना? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। उन्होंने इस दुनिया को खुला छोड़ दिया। उन्होंने अपने लेखक दोस्तों को प्रोत्साहित किया कि वो भी इस दुनिया में अपनी कहानियां लिखें, नए मॉन्स्टर और नए देवता जोड़ें। अच्छा, ये एक तरह का पहला शेयर्ड यूनिवर्स था, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत पहले। हाँ, ये तो है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बन गया जो आज भी बढ़ रहा है। और स्रोत में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि ये कहानी अब पब्लिक डोमेन में है। इसका मतलब है कि इस पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का कॉपीराइट नहीं है। हाँ, और ये इसकी लॉन्ग लाइफ का एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी कहीं भी क्थूलू को लेकर अपनी कहानी बना सकता है, अपना गेम डिजाइन कर सकता है, अपनी फिल्म बना सकता है। इसीलिए हमें इतनी वैरायटी दिखती है। बिल्कुल, ये इसे लगातार जिंदा और रेलेवेंट रखता है। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि कभी-कभी क्थूलू का डर कम होकर वो एक मजाकिया कैरेक्टर या कोई क्यूट सा खिलौना बनकर रह जाता है, जो शायद लवक्राफ्ट को पसंद नहीं आता। सही बात है। तो आखिर में बात सिर्फ एक कहानी की नहीं है। लवक्राफ्ट ने हमें दिखाया कि असली डर अंधेरे में छिपे किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि उस ठंडे, कठोर एहसास से आता है कि ये ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, कि हमारी सारी उपलब्धियां, हमारा सारा ज्ञान इस ब्रह्मांडीय मंच पर एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसान के वजूद पर एक बेचैन करने वाली टिप्पणी है। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे गहरा डर अज्ञात का डर है, द फियर ऑफ द अननोन। और उनका कॉस्मिक हॉरर इसी विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह बहुत छोटी और शायद महत्वहीन है। जो चीज़ें हम नहीं समझते वही हमें सबसे ज़्यादा डराती हैं। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। कहानी का सार ये है कि कुछ ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसे जानना ही इंसान को पागल कर सकता है। हाँ, पर क्या सच में ज्ञान खतरनाक है, या फिर इंसान के दिमाग की वो सीमाएं हैं जो उस ज्ञान का सामना नहीं कर पाती, और इसी टकराव से डर और पागलपन पैदा होता है? शायद असली मॉन्स्टर अंतरिक्ष की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ की सीमाओं के ठीक बाहर इंतजार कर रहा है।